ठीक है। हमने एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग स्टार्ट किया था। एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग के हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, जिसमें से रिक्रूटमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 तरीके के रिक्रूटमेंट के सोर्सेज पढ़े थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। आज हम सेकेंड एस्पेक्ट की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमारे पास सिलेक्शन। अब सिलेक्शन की जो मीनिंग है, सिलेक्शन की जो डेफिनेशन है वो तो हम पढ़ चुके हैं कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन करना, कि भाई जो हमारे लिए अनफिट होंगे उनको हमें हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो सिलेक्शन के अंदर एक पूरी हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस है। तो क्या करते हैं उस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम, पहले हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहला पॉइंट है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी कि यहाँ पर सबसे पहली बार जिन लोगों को हमने इनवाइट किया है उन्होंने हमारे पास रिस्पॉन्सेज भेजे होंगे। अब रिस्पॉन्सेज किस फॉर्म में आते हैं, एप्लीकेशंस के फॉर्म में आते हैं। तो उन एप्लीकेशंस को हमने देखना, यानी कि फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग होगी उनकी। तो सबसे पहली बार जो स्क्रीनिंग होती है, अभी डिटेल में बताऊंगी कि क्या है, उसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद हम लोगों के कुछ टेस्ट लेते हैं, सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं। सिलेक्शन टेस्ट के बाद होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद उनके रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स किए जाते हैं। फिर सिलेक्शन डिसीजन होता है। सिलेक्शन डिसीजन हो जाने के बाद उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद हम करते हैं उनको जॉब ऑफर, और जब वो जॉब ऑफर हो जाता है उनको, तो एक कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टोटल 8 स्टेप्स है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। अब जिसमें पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब देखो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को मैं कैसे बताती हूँ, छटनी करना। मैंने 2 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया, 2 पोस्ट के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट दी, लेकिन मेरे पास रिस्पॉन्सेज 200 आए, 200 एप्लीकेशन है मेरे पास। और मैंने कहा था कि मुझे जो कैंडिडेट चाहिए ना वो MBA क्वालिफाइड होना चाहिए और मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। अब क्या होता है ना कि हम तो बेरोजगार हैं, हमें तो जहां वैकेंसी दिखती है, हम चाहे क्वालिफाइड हो ना हो, उसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी हो या ना हो, हम कहते हैं कि चलो कोशिश कर लेते हैं। क्या पता, हम लोग बहुत सारे किस्मत पे भी चलते हैं ना, क्या पता हमारी किस्मत काम आ जाए, क्या पता हमारी जॉब लगी जाए, क्या पता उन्हें हमारी एप्लीकेशन देख के हम पे तरस आ जाए, या कोई और ऐसा पॉइंट उन्हें मिल जाए जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बुला ले, तो हम लोग अप्लाई कर ही देते हैं। तो अब मुझे लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी अपनी कंपनी के अंदर, मुझे तो MBA क्वालिफाइड चाहिए और 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने उन सारी 200 एप्लीकेशंस को उठाया। अब 200 लोग को तो मैं बुलाऊंगी नहीं अपने यहाँ पर, उन 200 एप्लीकेशंस में से मैंने छटनी करनी है, यानी कि जो मेरे लिए अनफिट और अनसुटेबल मेरे लिए एप्लीकेशंस है उन्हें हटाना है, क्योंकि भैया 200 को तो मैं नहीं बुलाऊंगी। तो उसमें से मैं सबसे पहले क्या करूंगी, जिनकी MBA नहीं होगी मैं उनको हटा दूंगी। जो MBA परसुइंग होंगे या MBA कर ही नहीं रखी होगी उन्होंने, उन्हें हटा दूंगी। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, जिनका 0 एक्सपीरियंस होगा, यानी कि फ्रेशर्स होंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें मैं हटा दूंगी, क्योंकि 3 और 3 से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को तो मुझे बुलाना है। तो ऐसे जब मैंने छटनी करी, मैंने छांट दी अपनी एप्लीकेशंस को, तो मेरे पास फिर बची एप्लीकेशन कुल 70। 200 में से मैंने छाट छूट के 70 एप्लीकेशन अपने पास निकाल कर रख ली। तो ये जो मैंने छाटी है ना एप्लीकेशंस, जो मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए, उन्हीं के बेसिस पे मैंने उनकी स्क्रीनिंग करी। जो मेरे को चाहिए थी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या जो भी रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो एप्लीकेशन को छाटा, उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। यानी कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड एंड द अनफिट जॉब सीकर्स, यानी कि जो ऐसे लोग जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन मेरे लिए वो अनफिट है, फिलहाल मेरे लिए यहाँ की जॉब के लिए वो सुटेबल नहीं है। बात समझ आ गई? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब जिन लोगों ने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को क्लियर कर लिया होगा, जिनकी एप्लीकेशंस हमारे हाथ में थी, अब 70 एप्लीकेशंस हैं, उन 70 एप्लीकेशंस के लिए हम चेक करेंगे उस इंडिविजुअल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए हम करेंगे उनकी पिटाई। कैसे? ये पिटाई कैसे होगी? इन 5 टेस्ट के थ्रू। ये 5 टेस्ट उनकी पिटाई कर रहे हैं। कैसे? P4 हो रहा है पर्सनालिटी टेस्ट, I4 है इंटेलिजेंट टेस्ट, T4 है ट्रेड टेस्ट, A4 है एप्टीट्यूड टेस्ट और I4 है इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, अब टेस्ट है तो टेस्ट में अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो पिटाई तो होती है ना। तो यहाँ पर ये टेस्ट किस तरीके से हम यूज करेंगे, देखो जो ये टेस्ट किए जाते हैं, आप लोग जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग आती है ना, कुछ जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, और आपको पूछेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में होगे तो बताओ आप क्या करोगे। ऐसे ABCD करके आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसी के बेसिस पे उन चीजों को जज किया जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट को डिजाइन किया जाता है कि जो जो चीजें हम चेक करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय के अंदर वो चीजें हम चेक कर लें। तो जिसमें सबसे पहला टेस्ट है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट चेक करता है वही आपके इमोशंस, आपके वैल्यू सिस्टम, आपका मैच्योरिटी लेवल। अब मैं आपके सामने सिचुएशन दूं कि आप एक जगह पर काम कर रहे थे और आपसे एक गलती हो गई और उस गलती के लिए आपके बॉस ने आपको खूब सबके सामने खरी खोटी सुना दी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे में आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप अपनी गलती को सर झुका के मानेंगे और नेक्स्ट टाइम से प्रॉमिस करेंगे अपने बॉस को कि ऐसी गलती आपसे दोबारा ना हो। दूसरा, आप बॉस पे उल्टा चिल्ला पड़ेंगे, गाली गलौज कर देंगे आप उसके साथ। तीसरा, आप उस पर हाथ उठा देंगे। चौथा, आप फॉर्म को छोड़कर चले जाएंगे तुरंत। यश तो कह रहा है मैं तो दूसरा तीसरा चौथा तीनों अपनाऊंगा, पहला तो बिल्कुल नहीं है। क्यों खुशी जी है? लोहे का फॉर्म में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो भी आपने सिलेक्शन किया होगा तो देखा होगा कि यार कल को मैंने इसको डांट दिया तो पिटाई वाला ऑप्शन चूज किया, इसको नहीं चूज करना। तो यहाँ पर आपके इमोशंस को चेक किया जा रहा है, या उन्होंने एक प्रॉब्लम रखी है आपके सामने कि आपको दिख रहा है कि आपकी सेल्स लगातार कम हो रही है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? निराश होकर बैठ जाओगे या कोई नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करोगे, किसी से ओपिनियन लेने की कोशिश करोगे, कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करने की कोशिश करोगे, या बिजनेस को बंद करके बैठ जाओगे? तो ऐसा आपके सामने ऑप्शंस होंगे, अब आप सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपके मैच्योरिटी लेवल, आपके इमोशंस, आपके रिएक्शंस को चेक किया जाता है। और किसमें? पर्सनालिटी टेस्ट में, यानी कि एक तरीके से आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक की जा रही है, ठीक है। दूसरा टेस्ट आता है इंटेलिजेंट टेस्ट। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके वगैरह होती है, तो क्या हमारे आईक्यू लेवल को ही तो चेक कर रहा है। तो इंटेलिजेंट टेस्ट चेक करता है आपका आईक्यू लेवल, यानी कि आपकी एबिलिटीज को यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि आपकी लर्निंग्स एबिलिटी क्या है, आप डिसीजन लेने की आपकी एबिलिटीज क्या है, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज क्या है, मतलब आपको जो जजमेंट्स लेने होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या आप सही से उसको ले पाएंगे। तो यहाँ आपका आईक्यू लेवल चेक किया जा रहा है, ठीक है। कितना आएगा आईक्यू लेवल शिवांगी? वेरी गुड। नेक्स्ट, ट्रेड टेस्ट। आपने बहुत लंबा चौड़ी अपनी क्वालिफिकेशन लिखी, बहुत बड़ा चढ़ा के अपने रिज्यूमे में, और जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ या जैसे आपके सामने टेस्ट पेपर आया, उसके अंदर आपसे पूछा गया कि आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे। अब तुमने तो पैसे लेकर डिग्री खरीद रखी थी, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पर चेक किया जा रहा है आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज को। अब जैसे कि आपका CUET है, अब CUET में एक 12th पास वाला बच्चा जा रहा है ना, तो आपसे 12th पास के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपका 12th का करिकुलम है। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आगे जाके, वहां पर आप जैसे कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई, ठीक है। तो वहां पर जो क्वेश्चन पैटर्न होगा ना, वो इस तरीके से होगा कि आपके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करो, आपने लिखा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो जब आपका टेस्ट बनाएंगे ना वो, तो उस टेस्ट में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन देंगे, ये चेक करने के लिए कि आप वेल क्वालिफाइड है या नहीं। जैसे कि हम टीचर्स भी, हमारे पेपर्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो हम कह रहे हैं ना कि हम पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, हम आगे नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहते, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसी चीज के पूछे जाते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स के। यानी कि यहाँ वो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक कर रहे हैं कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम जिस फील्ड में हैं, हमें उसकी कितनी नॉलेज है। तो ट्रेड टेस्ट चेक करता है द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या चेक कर रहा है? द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन। आप अपनी फील्ड में कितने माहिर हैं, अपनी फील्ड की आपको कितनी नॉलेज है, अपने प्रोफेशन की आपको कितनी नॉलेज है, यहाँ वो चेक किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। अब क्या पुराना जो सीखा हुआ है उसी पे बेसिस पे काम करोगे क्या? आजकल तो टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, हर आए दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो हमें आपको कुछ नया भी तो सिखाना है। तो कल को अगर हमने आपको कुछ नया सिखाना हुआ, तो आपका पोटेंशियल कितना है कि आप उस नई चीज को सीख सकते हो, कि आप नई चीजों को कैच कर लेते हो, उसे हम चेक कर रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट से। यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करता है द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, कितने जल्दी आप नए स्किल्स को सीख जाते हैं। देन इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट चेक करता है, अब जैसे कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मुझे चाहे मेरा स्कूल कितना भी पे करता हो, लेकिन मैं दिल से पढ़ाती हूँ, तो मैं अपने पूरा इन्वॉल्व होकर पूरे पोटेंशियल से पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर यहीं पे आप मुझे कोई ऐसी जॉब करने के लिए कह दो, जैसे कि मुझे बहुतों ने कहा कि आप बैंकिंग लाइन में चले जाओ, मैं पिछले अब इतने सालों से टीचिंग में हूँ कि मुझे अब इसी में मन लगता है, और अगर मैं एक ने मुझसे कहा कि आप ऐसा करो ना कि
बैंकिंग एग्जाम्स दिया करो, बैंकिंग की जॉब कर लो। बट मुझे पता है कि अगर मैं उस लाइन में घुसी तो मेरा मन नहीं लगेगा वहां पर, मैं उतने पोटेंशियल के साथ वहां काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मेरा इंटरेस्ट अब इसी जॉब को करने में है, तो मुझे इसी को करने में मजा आता है और मैं फुल पोटेंशियल के साथ करती हूँ। फिर मैं ये नहीं देखती कि कितना आ रहा है, क्या आ रहा है और कब तक के लिए हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इंटरेस्ट टेस्ट ना बेसिकली यही चेक करता है कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है अपने फील्ड में, आपके लिए फैसिनेशन क्या है इस जॉब के लिए, मतलब आप क्यों करना चाहते हो उस जॉब को। सिर्फ पैसों के लिए करना चाहते हो, शौकिया तौर पे करना चाहते हो, टाइम पास के लिए करना चाहते हो, या सच में आपको उस प्रोफेशन मत में आप घुसना चाहते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो उसमें इसलिए कर रहे हो। तो वो इंटरेस्ट टेस्ट यही चेक करता था, पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट चेक कर रहा है, फैसिनेशन चेक कर रहा है कि आप जॉब आपको ये क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 5 टेस्ट थे। कौन कौन से? पर्सनालिटी टेस्ट क्या चेक कर रहा है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी रिलेटेड टू योर इमोशंस, मैच्योरिटी और योर वैल्यू सिस्टम। इंटेलिजेंस टेस्ट आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है। ट्रेड टेस्ट आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पोटेंशियल को चेक करता है ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। और इंटरेस्ट टेस्ट चेक करता है कि आप कितना इन्वॉल्व है उस जॉब के लिए। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट। जिसने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्लियर कर दी वो सिलेक्शन टेस्ट पे पहुंचे। जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिए अब उनका हम लेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यानी कि ये पहली बार होगा कि अब आमना सामना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, हालांकि हम उसे अब एम्प्लॉय नहीं कहेंगे, हम कैंडिडेट कहेंगे उसे, क्योंकि अभी वो हमारी कंपनी से जुड़ा नहीं है। तो अब हम यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है द फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन। अब हम कॉन्वर्जेशन अपनी स्टार्ट करेंगे अपने कैंडिडेट के साथ और हम यहाँ कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम उस कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे निकाल सके। पर आकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने लास्ट, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो भाई, तो आपने अपनी लास्ट जॉब क्यों छोड़ी, आप उसे क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या रीजन रहा है आपका छोड़ने का, और भी बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस तरीके से कुछ घुमा फिरा के और कुछ सीधे क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिससे कैंडिडेट की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। एंड एट द सेम टाइम वो कैंडिडेट भी चाहे तो काउंटर क्वेश्चंस करके कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकता है। एक जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट होता है वो इस तरीके से भी आंसर करता है कि सामने से कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में दोनों ही जने कोशिश कर रहे होते हैं एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन निकालने की, और इस इंटरव्यू के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं एप्लीकेंट्स की सुटेबिलिटी चेक करने की कि क्या वो हमारी जॉब के लिए सुटेबल है, क्योंकि बातचीत से बहुत कुछ पता चल जाता है। एक कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करना होता है, तो वो भी वहां पे जाके पता चल जाता है। उसके बाद जब आपने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्लियर कर दिया, जब आपने इंटरव्यू राउंड क्लियर कर दिया, तो आपसे पूछे जाएंगे रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स। आपसे रेफरेंस मांगे जाएंगे। आपने अपने सीवी में कुछ बताया होगा कि भाई आपको यहाँ का एक्सपीरियंस है, यहाँ का एक्सपीरियंस है, यहाँ का एक्सपीरियंस है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अपने प्रीवियस कंपनी के किन्हीं 2 रेफरेंसेस के बारे में हमें बताइए, ताकि हम वहां से क्रॉस चेक कर सके कि आप कह रहे हो कि हम फलाना पोस्ट पे थे, तो क्या सच में आप उस पोस्ट पे थे भी या नहीं थे। आप कह रहे हो हमने इतने साल वहां पर काम किया, तो क्या सच में किया भी है या नहीं किया है। तो इस तरीके से हम आपसे रेफरेंस मांग सकते हैं, प्लस आपका बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। बैकग्राउंड इन द सेंस ऑफ आपसे वो ये भी पूछते हैं कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, आपके फादर क्या काम करते हैं, अगर सपोज आपके ब्रदर है तो वो क्या काम करते हैं, आपका मतलब फैमिली बिजनेस क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन को भी पूछा जाता है, जिससे आपके फैमिली बैकग्राउंड से आपको जज किया जाएगा। अब तुम कह दो कि मेरे मामा तो वो हैं, गुंडे हैं, मेरे मामा की तो बहुत चलती है वहां पर फलाने वाली जगह में दादा हैं वो, तो भाई फिर वो तो ये देंगे कि यहाँ पर भी दादागिरी चलेगी। तो ऐसे बैकग्राउंड्स के वो तो नहीं ऐड करेंगे ना। मतलब कहने का मतलब है कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये रेफरेंस किस चीज का हो सकता है? एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि नेम बताओ, एड्रेस बताओ, टेलीफोन नंबर बताओ। किसके बता सकते हो? प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के बता सकते हो, कुछ आपके नोन पर्सन जो आपके प्रोफेशन से आप जुड़े हुए थे, या आपके कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, भाई आप कह रहे हो ना आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, तो वहां के प्रोफेसर का भी आप रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, जब आपका रेफरेंस चेक हो जाता है तो उसके बाद हम लेते हैं सिलेक्शन डिसीजन की। अब हम देखेंगे कि हमें आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर सिलेक्शन डिसीजन लेते हुए फाइनल डिसीजन अब हम लेने वाले हैं, और जो भी कंसर्न्ड मैनेजर होता है उसके व्यू पॉइंट्स को यहाँ पे जरूर देखा जाता है, क्योंकि कल को उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने इतना सब कुछ चेक करके उसको सिलेक्ट किया है ना। तो कल को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो देखो कहीं ना कहीं उस मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसने उसको सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर उसके व्यू पॉइंट्स को हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, अब आप सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सिलेक्ट हो जाने के बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन।
अब यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि क्या आप फिट है या नहीं है। हम आपसे यहाँ पर कुछ काम कराने वाले हैं और हो सकता है कोई ऐसा काम हो जहां पर आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। कहीं आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो फैल सकती हो। तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पर सिलेक्शन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, ठीक है। और जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाएंगे, जब आप मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको की जाएगी जॉब ऑफर। आपने सारे हर्डल्स क्रॉस कर लिए ना, सारी चीजें आपने क्लियर कर लिया, आपने एप्लीकेशंस भी आपकी सही थी, टेस्ट भी आपने सही से दिए, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आपके रेफरेंस बैकग्राउंड चेक भी सही थे, सिलेक्शन डिसीजन में हमने आप ही का नाम चूज किया, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी सही निकला। तो अब हम आपको आपकी जॉब को सौंप रहे हैं। हम आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर देते हैं कि यस आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अब आप हमारी कंपनी का पार्ट बन सकते हैं, हमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जॉब ऑफर दिया जाता है एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के थ्रू, और इस लेटर पे लिखा होता है द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी, कि किस दिन आकर आपको रिपोर्ट करना ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे तो है नहीं, मैंने आज सिलेक्ट किया तो कह दूंगी लो आज से काम पे लग जाओ। हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देते हैं कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 तारीख से आपको ज्वाइन करना है। आज सुबह 8 बजे 9 बजे जो भी वर्किंग आवर्स होंगे इस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके से एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है फॉर द कंफर्मेशन कि यस यू हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है। देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आपके और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा। क्या है वो एग्रीमेंट? कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपकी जॉब का टाइटल लिखा होगा कि हमने आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट किया है। उस जॉब के अंदर आपकी कुछ ड्यूटीज होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, लीव रूल्स, यानी कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो किस तरीके की छुट्टी मिलती है, कितनी छुट्टी अलाउड होती है, ठीक है। सीएल वगैरह होता है तो कितनी आपको अलाउड होती है। सिकनेस लीव्स कैसे मिलती है, यानी कि अगर आप बीमार होते हैं तो उस टाइप पे भी थोड़े रूल्स अलग होते हैं कि आपको छुट्टी कैसे मिलेगी। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जब आपको निकाला जा सकता है, मतलब क्या ऐसी चीजें होंगी कि अगर आपने उस रूल को ब्रेक किया तो ऐसा हो सकता है कि आपको हम निकाल भी सकते हैं। या हमने आपको टाइम, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाई है सिर्फ 2 महीने के लिए, 2 महीने आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया जाएगा, अदरवाइज हो सकता है कि हम आपको टर्मिनेट कर दें। तो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी होती है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था सिलेक्शन का। जनरली केस स्टडी जब इसकी आती है तो 1-2 स्टेप तो वो खुद ही लिख के देते हैं, उसमें आपको पहचानने होते हैं वो कौन सा स्टेप है, और उसके आगे के वो लिखने को कहेंगे, वो कहेंगे जो है उन्हें पहचान लो और आगे के 3 लिख दो। इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हर पॉइंट के अंदर क्या चीज है, ठीक है, क्लियर।